Hello friends, so guys, welcome to our YouTube channel VS Medical Classes. So friends, in this video we will discuss about the clinical features of the cervical spondylosis. तो गाइज हमारा ये सेकंड पार्ट है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कवर कर लिया था इंट्रोडक्शन एंड पैथोलॉजी। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे क्लिनिकल फीचर्स। तो जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एक डिजेनरेटिव डिसीज़ है बेसिकली। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स देखिए आप सबसे पहले। तो इसमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जैसे कि आपका पेन एंड स्टिफनेस। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्लिनिकल फीचर होता है इसका, पेन एंड स्टिफनेस। तो सबसे ज़्यादा जो पेन एंड स्टिफनेस जो होती है वो आपकी स्टार्टिंग में होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो पेन एंड स्टिफनेस है वो इंटरमिटेंट होती है, मीन्स रुक रुक करके आती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो पेन एंड स्टिफनेस है ये कंटिन्यूस रहने लगती है, कांस्टेंट रहने लगती है बेसिकली। और गाइस जो हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की कंडीशन होती है इसमें हमारा बेसिकली ऑक्सीपिटल हेडेक भी देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। तो ये कब देखने को मिलेगा हमारा, जब अपर हाफ ऑफ सर्वाइकल स्पाइन अफेक्टेड होगी। जैसे कि सर्वाइकल स्पाइन में हमारी C1 से C7 तक वर्टिब्राज होती हैं बेसिकली। तो जब इसके अपर हाफ वर्टिब्राज जो हैं जब वो अफेक्ट हो जाएंगी तो आपको ऑक्सीपिटल हेडेक भी देखने को मिलेगा। जो दूसरा हमारा क्लिनिकल फीचर है वो है हमारा रेडिएटिंग पेन। जैसे कि आपको पता है कि जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें से बेसिकली बहुत सारी नर्व रूट निकल रही हैं जो कि अपर लिम को सप्लाई करती हैं। तो जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो पेन हमारा रेडिएट करेगा। सो पेशेंट में प्रेजेंट विद पेन रेडिएटिंग टू द शोल्डर, तो पेन शोल्डर में जाएगा और डाउनवर्ड्स ऑन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड। जो हैंड का और फोर आर्म का आउटर एस्पेक्ट है वहाँ पर भी पेन जा सकता है। देयर में भी पैरास्थीसिया इन द रीजन ऑफ द नर्व रूट। तो जो नर्व रूट आपकी इन्वॉल्व है और जिस एरिया को वो सप्लाई कर रही है उस एरिया में पैरास्थीसिया आपको देखने को मिलेगा। कॉमनली ओवर द बेस ऑफ द थंब, जो आपका थंब होता है उसके बेस पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है वहाँ पर देखना। तो इसमें बेसिकली हमारी C6 नर्व रूट इन्वॉल्व होती है इस कंडीशन में। जो मसल वीकनेस होता है बेसिकली ये अनकॉमन होता है। अब हम बात कर लेते हैं गिडीनेस की। सो गाइस बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन होती है उसके पास से ही हमारी बेसिलरी मीन्स बेसिलर आर्टरी गुजरती हैं। बेसिलरी आर्टरी वहाँ से पास होती हैं। तो उससे क्या होता है कि उस सर्वाइकल की कंडीशन में उनके ऊपर प्रेशर आता है, मसल स्पाज्म में जाती हैं। तो जो बेसिलरी आर्टरी है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो ब्लड फ्लो जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसको जब प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी तो पेशेंट को चक्कर आएंगे एक तरीके से। तो इस कंडीशन को हम वर्टिब्रो बेसिलर सिंड्रोम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। सो देखिए सबसे पहले एग्जामिनेशन में आपको क्या देखना है। सो देयर इज़ अ लॉस ऑफ नॉर्मल सर्वाइकल लॉर्डोसिस। तो अगर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की कंडीशन है तो इस कंडीशन में जो सर्वाइकल स्पाइन का एक नॉर्मल लॉर्डोसिस कर्व होता है वो लॉस हो जाता है। एंड लिमिटेशन इन नेक मूवमेंट, जो उसके नेक के नॉर्मल मूवमेंट होते हैं जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन, तो ये सारे के सारे लिमिटेड हो जाते हैं। मीन्स वो कम से कम नेक मूवमेंट कर पाता है। देयर में भी टेंडरनेस ओवर द लोअर सर्वाइकल स्पाइन और इन द मसल ऑफ द पैरावर्टिब्रल रीजन। तो जो उसकी लोअर सर्वाइकल स्पाइन है उस मसल में टेंडरनेस आ जाएगी और जो आपकी पैरावर्टिब्रल रीजन की मसल है उसमें भी आपकी टेंडरनेस हो जाएगी। जैसे कि सिंपल सा ये वर्टिब्रा है, अगर हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर समझें तो ये वर्टिब्राज हैं, इनके बीच में डिस्क होती है। ये रफली डायग्राम है दोस्तों। तो इसके साइड्स में जो मसल होती हैं ये, अगर आप इसको मसल कंसिडर करोगे यहाँ पर, तो जो साइड में जो मसल्स होती हैं इनको पैरावर्टिब्रल मसल्स कहते हैं। तो इन पैरावर्टिब्रल मसल्स के अंदर टेंडरनेस आ जाती है, इनके अंदर पेन होने लगता है। अगर हम इनको दबा करके देखेंगे तो इस कंडीशन को मायल्जिया कहते हैं बेसिकली। द अपर लिम में हैव साइन सजेस्टिव ऑफ नर्व रूट कंप्रेशन। कई बार अपर लिम में आपको अगर पेन जा रहा है, पेन रेडिएट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई रूट कंप्रेशन है। तो यूजुअली जो हमारी C6 रूट होती है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। और जो मोटर वीकनेस है वो अनकॉमन होती है, जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। द लोअर लिम मस्ट बी एग्जामिन फॉर द साइन ऑफ अर्ली कोड कंप्रेशन। अब देखिए केस अपर लिम का है, लेकिन इसमें आपको लोअर लिम को भी एग्जामिन करना है, क्योंकि अगर कोड कंप्रेस होगी तो लोअर लिम में भी सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि पॉजिटिव बेवेंस्की रिफ्लेक्स। सो गाइस अगर आपको बेवेंस्की रिफ्लेक्स नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लीजिए, वहाँ पर हमारी एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आप जल्दी से समझ जाओगे बेवेंस्की रिफ्लेक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की। हमने एग्जामिनेशन कर लिया, अब हम देखेंगे रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ताकि हम अपना डायग्नोसिस अच्छे से बना सकें। तो देखिए सबसे पहले जो एक्सरे हम उसके अंदर AP और लैटरल कराते हैं इसमें बेसिकली,
और उसमें हमें देखिए क्या क्या देखने को मिलता है। तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस है, यहाँ पर फिर से समझाऊंगा, एक डिस्क ये है, एक डिस्क ये है, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ये वाला, इस स्पेस को कहते हैं हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस। यहाँ पर ये जो डिस्क रहती है, तो ये वाला जो स्पेस है ना, इस कंडीशन में कम होने लगता है, नैरो होने लगता है। स्पेशली आपका C5 C6 लेवल पर देखने को मिलता है। ओस्टियोफाइट्स एट द वर्टिब्रल मार्जिन एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, जो आपकी वर्टिब्रल बॉडी होती है, बेसिकली जो वर्टिब्रा होती है उसकी जो मार्जिन होती हैं, यहाँ पर ओस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है आपका, एंटीरियरली भी एंड पोस्टीरियरली भी। कुछ इस तरीके के मीन्स स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट पॉइंट जो कि रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का है, वो है आपका नैरोइंग ऑफ इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। तो जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है वो नैरो हो जाता है, वो पतला हो जाता है। प्रेजेंटिंग विद रेडिकुलर सिम्टम्स में बी बेस्ट सीन ऑन ऑब्लिक व्यू। तो जब आप ऑब्लिक व्यू कराओगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा आपको इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। तो इस केस में इंटरवर्टिब्रल फोरामेन नैरो हो जाता है और आपको इसके साथ साथ रेडिकुलर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। सो गाइस, इस तरीके से हमारा रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो रिलेट करती है नेक पेन से। तो कुछ ऐसी कंडीशन है, देखिए, जैसे सबसे पहले नेक में अगर इन्फेक्शन होगा तो कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। ट्यूमर हो सकता है, आपका सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको डिस्क प्रोलैप्स के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर हमारी लगभग 4 से 5 वीडियोज़ हैं जिनमें आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया हुआ है डिस्क प्रोलैप्स के बारे में। तो आप जल्दी से लिंक लेकर के फटाफट से ये सारी की सारी वीडियो देख लीजिए गाइस, क्योंकि फिजियोथेरेपी में ये वाली कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स के बारे में नहीं पता है तो आप पेशेंट ट्रीट नहीं कर पाओगे। कोई भी सियाटिका का पेशेंट मिल सकता है आपको, आप उसको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर पाओगे अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स की नॉलेज नहीं है तो। सेकंड पॉइंट है हमारा अदर कॉज ऑफ द अपर लिम्ब पेन लाइक पैनकोस ट्यूमर। पैनकोस ट्यूमर जो है गाइस, ये जो होता है बेसिकली आपका लंग का कैंसर होता है। तो कई बार इस केस में भी आपका अपर लिम्ब में पेन आता है। सर्वाइकल रिब्स में कोई प्रॉब्लम है उसमें पेन आएगा। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है, स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है तो भी इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सर्वाइकल सॉरी कार्पल टनल सिंड्रोम, तो कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये आपको अच्छे से डायग्नोस करना है। डिफरेंशियल कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिन टेस्ट को करके आप कुछ क्लियरिटी तक पहुंच सकते हो कि हाँ भाई ये वाली डिसीज़ नहीं है, ये वाली है, कुछ इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं, तो आपका डायग्नोसिस बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। गाइज, अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ नेक एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैं इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के पेशेंट को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं ट्रीटमेंट की। देखिए, सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है इसमें हमें देखना है कि सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस अंडरगोज स्पॉन्टेनियस रिमिशन। स्पॉन्टेनियस रिमिशन से मतलब है कि इस तरीके के पेशेंट में ना अचानक से सिम्टम्स आने लगते हैं, अचानक से उसको दर्द होने लगेगा और उसका जो पेन है वो बढ़ जाएगा, उसकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, एक्सरबेट हो जाएगी बेसिकली। सो ट्रीटमेंट का जो यहाँ पर मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि जो आपका इन्फ्लेम्ड सॉफ्ट टिश्यू है उनको टेम्परेली हम रिलीफ दें। सबसे पहले हम उनको रिलीफ दें नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बेसिकली। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेमिशन the prevention of any further attack is of utmost importance and is done by advising the patient regarding the following। तो हम किस तरीके से इस रेमिशंस को, इन अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ फॉलोइंग पॉइंट हैं, आइए इनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है वो हमारा होता है प्रॉपर नेक पोस्चर। जो भी बंदा है जिसको ये कंडीशन है उसको अपने नेक के पोस्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर वो नेक को एक ही पोजीशन में रखेगा तो उससे क्या होगा, उसका जो पेन है वो बढ़ेगा बेसिकली। सो पेशेंट मस्ट अवॉइड सिचुएशंस वेयर ही हैज़ टू कीप हिज नेक इन वन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो बंदा है, जो पेशेंट है, उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करने को बोलना है कि आप अपनी नेक को ज़्यादा देर तक एक सिचुएशन में नहीं रखोगे। ओनली अ थिन पिलो शुड बी यूज्ड एट नाइट। और अगर आप पिलो लगाओगे भी तो बहुत ही पतला पिलो लगाओगे नाइट में। नेक मसल्स की कुछ एक्सरसाइज करनी है जो कि मैं वीडियोस में बताऊंगा आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हो सकता है मैं बताऊं आपको, या फिर जल्दी हम इस पर एक प्रॉपर वीडियो बताएंगे। इसका असेसमेंट क्या होता है, इसका पीटी मैनेजमेंट मीन्स फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली। सो दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द नेक
पोस्चर। तो इससे क्या होता है, जब आप नेक मसल एक्सरसाइज कराओगे तो जो उसकी नेक का पोस्चर है वो इम्प्रूव होगा, और जब नेक मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, उसका पोस्चर ठीक होगा, तो जो आपकी इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, जिससे आपकी ये कंडीशन ठीक हो जाएगी बेसिकली। सो अब देखते हैं, ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ एक्यूट एक्सर्बेशन द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। अब कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जब पेन अचानक से आपका बढ़ जाए, तो उसमें आपको क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको एनाल्जेसिक्स देनी है, पेन किलर देनी है। इसमें आपकी कुछ NSAID आ सकती हैं, कुछ आपकी इसके अंदर ओपियोइड्स आ सकती हैं, तो वो भी आप दे सकते हो अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो। यहाँ पर आपको हॉट फॉर्मेंटेशन देना है पेशेंट को। इससे क्या होगा, बेसिकली सिंपल वैसोडाइलेशन होगा, पेन गेट चोरी के ऊपर ये वर्क करेगा, उसका पेन कम होगा। रेस्ट टू द नेक इन अ सर्वाइकल कॉलर। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसकी नेक को रेस्ट दे सकते हो सर्वाइकल कॉलर में। जो गर्दन के ऊपर पट्टा सा लगा होता है ना, उसको सर्वाइकल कॉलर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ट्रैक्शन टू द नेक इफ देर इज स्टिफनेस। अगर नेक में उसकी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो तो आप उसको ट्रैक्शन अप्लाई करिए। अब वो इंटरमिटेंट भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, मीन्स कंटिन्यूस भी हो सकता है। अब यदि पेशेंट को वोमिटिंग का लग रहा है या फिर गिडीनेस आ रही है, तो आप उसको एंटी एमेटिक्स दे सकते हो इजीली। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए, कुछ एक्सेप्शन केस यहाँ पर बताया जा रहा है। इन एन एक्सेप्शनल केस वेयर द स्पाइनल कॉर्ड इज कंप्रेस्ड बाय ऑस्टियोफाइट्स, सर्जिकल डीकम्प्रेशन मे बी नेसेसरी। अब यदि रूट कंप्रेस है तो भी चलेगा, तब तक आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो सर्जरी को। लेकिन बात यदि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर आ जाए और वो कंप्रेस हो रही है, वो भी ओस्टियोफाइट की वजह से, तो इसको तो कोई एक्सरसाइज अवॉइड नहीं कर सकती। ओस्टियोफाइट को हम हटा नहीं सकते। अब जो बोन बढ़ गई। अब यदि ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रही है, तो वहाँ पर आपको सर्जिकल प्रोसेस कराना पड़ेगा। सर्जिकल डीकम्प्रेशन में जो भी ओस्टियोफाइट बढ़ रहा है उसको काट करके निकालना होगा, डीकम्प्रेशन करना होगा। मीन्स जो कंप्रेशन आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड पे, उसको डीकम्प्रेस करना होगा, और वो स्पेसिफिक प्रोसेस होगा कि किस तरीके से होगा। सो दोस्तों, इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं जल्दी ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।